आखिर सास से बहू क्यों चिढ़ती थी कहानी। सास की कर्कश आवाज़ कानों में पड़ी तो बहू ने कस मसाकर अंगड़ाई ली। अधकुली आंखों से देखा, आसमान पर अभी लाली छाई हुई है। सूरज अभी निकला नहीं है, पर माँ जी का सूरज अभी से सिर पर चढ़ाया है। न उन्हें खुद नींद आती है और न किसी को सोने देती हैं। एक गहरी खींच सी उभर आई उसके चेहरे पर। परसों उसकी नींद जल्दी टूट गई थी। लेटे लेटे कमर दर्द कर रही थी। वह उठ गई और अपने लिए चाय बनाने लगी। खटर पटर सुनकर माँ जी की नींद टूट गई। बोल पड़ी, इतनी जल्दी क्यों उठ गई बहू? कौन सा लंबा चौड़ा परिवार है जिसके लिए तुम्हें खटना पड़ेगा? गुस्से से बहू का तन बदन सुलग उठा था। आखिर यह चाहती क्या है? जल्दी उठो तो मुश्किल, देर से उठो तो मुश्किल। बोलने का बहाना भर चाहिए इन्हें। अभी तो उसे यहाँ आए मुश्किल से 2 माह हुए हैं, पर लगता है कि मानो 2 युग ही गुजर गए हैं। अभी पप्पू को वापस आने में पूरे 4 माह और हैं। कैसे कटेगा इतना लंबा समय? शुरू से ही संयुक्त परिवार के प्रति एक खास तरह की अरुचि थी उसमें अंदर। माता पिता ने भी उसके लिए बर देखते समय इस बात का खास ख्याल रखा था कि लड़का चाहे 19 हो, पर वह माँ बाप से दूर नौकरी करता हो, उसे सास नंदों के संग न रहना पड़े। आखिर काफ़ी खोजबीन के बाद उन्हें इच्छानुसार पप्पू का घर मिल गया था। पप्पू का परिवार भी छोटा सा था। माँ बाप और छोटी बहन। वह घर से अलग दूसरे शहर में एक कॉलेज में अध्यापक था। सौम्य और सुदर्शन व्यक्तित्व वाले पप्पू को सबने पहली नज़र में ही पसंद कर लिया था। शादी के बाद बहू 8-10 दिन ही ससुराल में रही थी। इन चंद दिनों में ही सबका थोड़ा बहुत स्वभाव उसके आगे उजागर हो गया था। बाबूजी गंभीर स्वभाव के अंतर्मुखी व्यक्ति थे। ज़्यादा बोलते या बतियाते नहीं थे, पर उनकी कसर माँ जी पूरी कर देती थी। माँ जी जरा तेज तर्रार थी। सारा दिन बकझक करना उनकी आदत थी। ननद सिमर एक प्यारी सी हंसमुख लड़की थी। उसकी हम उम्र थी। माँ जी हर बात में नुक्ताचीनी करके बोलने का कोई न कोई बहाना ढूंढ लेती थी, पर उनकी इस आदत पर न कोई ध्यान देता था और न उनकी बातों को गंभीरता से लेता था। बाबूजी निरपेक्ष से बस हाँ हूँ ही कर लिया करते थे। 10 दिन बाद ही पप्पू नौकरी पर वापस गया तो वह भी साथ चली गई थी। कॉलेज के पास ही मकान मिला हुआ था। पत्नी ने सुघड़ हाथों से जल्दी ही अपनी गृहस्थी जमा ली। पप्पू भी अपने पिता की ही तरह धीर गंभीर था। बहू कई बार सोचती थी कि एक ही परिवार में कैसा विरोधाभास है, कोई इतना बोलने वाला है और कोई इस कदर अंतर्मुखी। अभी उसकी शादी को 3 माह ही हुए थे कि पप्पू को विश्वविद्यालय की ओर से 6 माह के प्रशिक्षण के लिए जर्मनी भेजने का प्रस्ताव हुआ। पत्नी भी बहुत खुश थी। पप्पू उसे बाहों में समेट कर बोला था, प्रिय तुम्हारे कदम बड़े अच्छे पड़े, बड़े दिनों का अटका काम हो गया। 6 माह तुम माँ बाबूजी के पास रह लो, उनका भी बहू का चाव पूरा हो जाएगा। पत्नी जैसे आसमान से गिरी। इस ओर तो उसने ध्यान ही नहीं दिया था। अचानक उसकी आंखें भर आईं और बोली, नहीं, मैं तुम्हारे बिना वहाँ अकेली नहीं रह सकती, मुझे भी अपने साथ ले चलो। नहीं नहीं प्रिया, यह संभव नहीं है। मैं फेलोशिप पर जा रहा हूँ, वहाँ हॉस्टल में रहना होगा और कुछ शोध कार्य करना है। तुम वहाँ कहाँ रहोगी? 6 माह का समय होता ही कितना है, पलक झपकते समय निकल जाएगा। फिर तो सब कुछ आनन फानन में हो गया। 1 माह के अंदर ही पप्पू चला गया। उसे माँ जी और बाबूजी के पास छोड़ते समय वह बोला था, प्रिया, माँ की ज़्यादा बोलने की आदत है, वैसे दिल की वह साफ हैं, उनकी बातों को दिल पर न लाना। तुम्हें पता तो है कि वह सारा दिन बोलती रहती हैं, तुम बस हाँ हूँ ही करती रहना। बहू माँ जी की बात को कड़वे घूंट की तरह गटक जाती, पर उनकी छोटी छोटी बातों पर हिदायतें देना और टोकना उसे सख्त नागवार गुजरता। सिमर न होती तो उसका समय बीतना और मुश्किल हो जाता। वही तो थी जिसके साथ हंसकर वह बोल बतिया लेती थी।
वही उसे खींचकर कभी फिल्म दिखाने ले जाती थी तो कभी खरीदारी के लिए। दीवार घड़ी ने टन टन करके 6 बजाए तो वह चौंक पड़ी। अभी माँ जी को बोलने का एक और विषय मिल जाएगा। वह न जाने किन सोचों में डूब गई। जल्दी से उठी और दैनिक कृत्यों से निवृत्त हो कर रसोई में जाकर आटा गूंदने लगी। बाबूजी और सिमर दोनों 8 बजे घर से निकल जाते थे। तभी सिमर आकर जल्दी मचाने लगी, भाभी जल्दी नाश्ता दो, आज मेरा पहला घंटा है। बहू के कुछ बोलने से पहले ही माँ जी बोल पड़ी, जरा जल्दी उठ जाया करो बहू, मैं तो गठिया के मारे उठ नहीं पाती हूँ। अब सबको देर हो जाएगी। हम तो सास के उठने से पहले ही मुंह अंधेरे सारा काम कर लेते थे। क्या मजाल जो सास को किसी बात पर बोलने का मौका मिले। हो गया तुम्हारा भाषण शुरू। बाबूजी गुस्से से बोले, अभी सिर्फ 7 बजे हैं और सिमर को जाने में पूरा 1 घंटा बाकी है। तुम चुप रहो जी। माँ जी बोली, पहले बेटी को सिर चढ़ाया, अब बहू को माथे पर बिठा लो। बहू चुपचाप पराठे सेकती रही। सिमर बोली, कभी मौन व्रत रखे तो मजा ही आ जाए। प्रिया के होठों पर मुस्कान आ गई। सिमर पर भी माँ जी सारा दिन बरसती ही रहती थी। कॉलेज से आने में जरा देर हो जाए तो माँ जी आसमान सिर पर उठा लेती थी। प्रश्नों की बौछार सी कर देती, देर क्यों हुई, घर पर पहले बताया क्यों नहीं था। आधी सिमर झल्ला कर कहती, बस भी करो माँ, जरा सी देर क्या हो गई, तूफान मचा दिया। मैं कोई बच्ची नहीं जो खो जाऊंगी। आजकल अतिरिक्त कक्षाएं लग रही हैं, इससे देर हो जाती है। तुम्हें तो बोलने का बहाना भर चाहिए। बेटी के बरसने पर माँ जी थोड़ा नरम पड़ जाती, फिर धीमे स्वर में बड़बड़ाने लगती। सिमर तो बेटी है, माँ जी से तुकी बेतुकी सवाल जवाब कर लेती है, पर वह तो बहू है, उसे अपने होठ सीकर रखने पड़ते हैं। बिना बोले यह हाल है, जो कहीं वह भी सिमर की तरह मुँह तोड़ जवाब देने लगे तो शायद माँ जी कयामत ही बर्पा कर दें। माँ जी और बाबूजी का दिल रखने के लिए ही तो वह यहाँ रह रही है, वरना क्यों इतने दिन वह अपने मायके में रह सकती थी। बाबूजी और सिमर चले गए। वह भी रसोई का काम निपटाकर नहा धोकर आराम कर रही थी। पड़ोस से छोटू की माँ आई हुई थी। वह चाय बनाने लगी। बाहर माहरी ने टोकरी में बर्तन धोकर रखे थे। कांच का गिलास निकालने लगी तो जाने कैसे गिलास हाथ से छूटकर टूट गया। माँ जी बोल पड़ी, बहू ध्यान से बर्तन उठाया करो, महंगाई का जमाना है, इतने पैसे नहीं जो रोज रोज गिलास खरीद सके। जब अपनी गृहस्थी जमाओगी तब पता चलेगा। बाहर वालों के सामने भी माँ जी चुप नहीं रह सकती। बहू की आंखों में क्रोध और क्षोभ के आंसू आ गए। चाय देकर वह अपने कमरे में आकर लेट गई। उसने कभी अपने माँ बाप की नहीं सुनी और यहाँ दिन रात माँ जी की उल्टी सीधी बातें सुनने पड़ती हैं। रात खाने के समय बहू ने देखा कि दही अभी ठीक से नहीं जमा है। माँ जी का बोलना फिर शुरू हो गया, तुमने बहुत ठंडे या बहुत गर्म दूध में खट्टा डाल दिया होगा, तभी तो नहीं जमा दही। अगर ध्यान से जमाती तो क्या अब तक दही जम न जाता। पप्पू को तो दही बहुत पसंद है, पता नहीं तुम वहाँ भी दही ठीक से जमा पाती होगी या नहीं। बाबूजी बोल उठे, ओहो, अब चुप भी रहोगी या नहीं, बोलती ही जाओगी। तरी वाली सब्जी है, दही बिना कौन सा पहाड़ टूट रहा है। तुम्हें खाना हो तो हलवाई से ले आता हूँ। बहू पर बेकार में क्यों नाराज हो रही हो। माँ जी खिसियाकर बोली, लो और सुनो, बाप और बेटी पहले ही एक और थे, अब बहू को और शामिल कर लो गुट में। बहू शर्म से गड़ी जा रही थी। माँ जी के तो मुंह में जो आया बोलने लगती हैं, किसी का लिहाज नहीं। खाना खाकर वह अपने कमरे में आई तो उसके मन में क्रोध भरा हुआ था। अब वह यहाँ हरगिज नहीं रह सकती। 2 माह जैसे तैसे काट लिए हैं, पर अब और नहीं रहा जाता। उसकी सहन शक्ति अब खत्म हो गई थी। हर बात में टोका टाकी, भाषणबाजी, आखिर कहाँ तक सुन सकती है वह। कभी कपड़ों में नील कम है तो कभी बैगन ठीक से नहीं भुने, कभी चाय में पत्ती ज़्यादा है तो कभी सब्जी में नमक कम। बिना वजह छोटी छोटी बातों में लंबा चौड़ा भाषण झाड़ देती हैं।
बर्दाश्त की भी हद होती है। अब वह यहाँ और नहीं रहेगी। वह उठकर भैया को खत लिखने लगी। मायके में जाकर पप्पू को भी पत्र डाल देगी कि भैया लेने आ गए थे, सो उनके साथ जाना पड़ा। उसे सुबह माजी की आवाज़ कानों में पड़ी, उठो बहू, सुबह हो गई है। वह उठने लगी तो उसे अचानक चक्कर सा आ गया। उसने उठने की कोशिश की तो कमजोरी के कारण उठा न गया। हल्की झुरझुरी सी चढ़ रही थी, सारा बदन टूट रहा था। वह फिर लेट गई और बोली, माजी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ तबीयत को? यह कहती माजी उसके कमरे में आ गई। माथे पर हाथ रखा तो वह चौंक गई। उनके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई, अरे तुम्हारा माथा तो भट्ठी सा तप रहा है बहू। फिर वहीं से वह चिल्लाई, सुनो जी, जरा जल्दी इधर आओ, अब क्या आफत है। बाबूजी भुनभुनाते हुए कमरे में आ गए। बहू को तेज बुखार है, जल्दी से जरा डॉक्टर को बुला लाओ। बाबूजी तुरंत कपड़े पहनकर डॉक्टर को लेने चले गए। माजी बहू के सिरहाने बैठकर उसका माथा दबाने लगी। ठंडे ठंडे हाथों का हल्का हल्का दबाव प्रिया को बड़ा भला लग रहा था। कुछ ही देर में बाबूजी डॉक्टर को लेकर आ गए। डॉक्टर बहू की अच्छी तरह जांच कर बोले, दवाएं तो मैंने लिख दी हैं। इस हालत में अधिक तेज कैप्सूल तो नहीं दिए जा सकते। किस हालत में? माजी पूछ बैठी। या गर्भवती हैं? डॉक्टर बोला। बुखार ठंड से चढ़ा है, तुलसी अदरक की चाय भी पिलाती रहें, 2-1 दिन में बुखार उतर जाएगा। माजी के आगे एक नया रहस्य खुला। बहू ने तो इस बारे में उन्हें बताया ही नहीं था। वह बड़बड़ाने लगी, अजीब लड़की हैं यह। अरे मैं सास सही, पर सास भी माँ होती है। मैं तो इससे सारा काम कराती रही और इसने कभी बताया तक नहीं कि कुछ खास खाने का मन कर रहा है। ये आजकल की बहुएं भी बस घुन्नी होती हैं। एक हमारा जमाना था, हमें बाद में पता चलता था और सास को पहले से ही खबर हो जाती थी। अब बताओ, मैंने तो कभी इससे यह भी नहीं पूछा कि क्या खाने की इच्छा है। तो अब पूछ लेना, काफ़ी वक्त पड़ा है। इस समय बहू को सोने दो, बाबूजी बोले और कमरे से बाहर चले गए। रात में माजी अपने खाट बहू के कमरे में ही ले आई। रसोई का काम सिमर को सौंप दिया था, इसलिए अब माजी का आक्रोश उस पर बरसता। इतनी बड़ी हो गई है पर खाना बनाने की अक्ल नहीं आई। गोभी में पानी तैर रहा है और दाल इतनी गाढ़ी है कि गुठलियाँ बन गई हैं। 10 बार कहा है कि जरा अपनी भाभी के साथ हाथ बटाया करो, कुछ सीख जाओगी। पर ओहो माँ, शुरू हो गई तुम। एक तो खाना बनाओ, ऊपर से तुम्हारा भाषण सुनो। मुझसे खाना बनवाना है तो चुपचाप खा लिया करो, वरना खुद करो। माजी बड़बड़ाने लगी, इन बच्चों को तो समझाना भी मुश्किल है। माजी 2-2 घंटे पर अदरक सौंफ वाला दूध लेकर बहू के पास आ जाती, खुद अपने हाथों से उसे दवा देती। रात भर माथा छू छू कर उसका बुखार देखती और अपने प्रति माजी को इतना चिंतित देखकर बहू हैरान थी। बड़ बोली, माजी के अंदर उसकी इतनी फिक्र है और उसके प्रति इतना प्रेम है, आज तक कहाँ समझ पाई थी वह तो माजी के बोलने और टोकने पर ही सदा खींचती रही। बहू 4-5 दिन बुखार की चपेट में रही। माजी बराबर उसके सिरहाने बनी रही। उसे दवा, दूध, चाय, खिचड़ी आदि सब अपने हाथ से देती थी। कई बार प्रिया को लगता जैसे उसकी माँ ही उसके सिरहाने बैठी है। उसका बुखार उतर गया था, पर माजी उसे अभी ज़मीन पर पाँव नहीं रखने देती थी कि कहीं कमजोरी से दोबारा बुखार न चढ़ जाए। दोपहर में पड़ोस से चाची उसका हाल पूछने आई थी। उसके माथे पर हाथ रखकर बोली, माथा तो ठंडा पड़ा है, बुखार तो नहीं है। बहू ने जवाब दिया, हाँ अब कल से बुखार नहीं है। बाद में माजी और चाची बाहर आंगन में बैठकर बातें करने लगीं। चाची बोली, आजकल की बहुएं भी फूल सी नाजुक होती हैं। हम भी तो इस भरी सर्दी में काम करते हैं, पर हमें तो कभी ताप नहीं चढ़ता। ये तो बस छुई मुई सी हैं। फिर फुसफुसाकर बोली, अरे बहू को बुखार भी है या यूं ही बहाना किए पड़ी है। आजकल की बहुएं तो तुम जानो ऐसी ही होती है। तभी माजी का तीव्र स्वर सुनाई दिया,
बस बस छोटका, तुम्हारा दिमाग भी कभी सीधी राह पर नहीं चल सकता। तुमने कभी अपनी बहुओं के दुख दर्द को समझा नहीं। तुम्हें तो सब कुछ बहाना लगता है। यह मत भूलो कि बहुएं भी हाड़ मांस की बनी हैं। मैंने तो बहू और बेटी में कभी फ़र्क नहीं माना है। तुम भी अगर यह बात समझ लो तो तुम्हारे घर की रोज़ की चकचक खत्म हो जाए। चाची खिसियानी सी हो गई। मैंने जरा सा क्या बोला, तुमने तो पूरी रामायण ही बाँच दी। यूं ही बात से बात निकली थी तो मैं बोल पड़ी थी। आज तो बोल दिया, आगे से मेरी बहू के बारे में यूं ना बोलना। माँ जी के अंदर अब भी आक्रोश था। बहू लेटी लेटी हैरानी से माँ जी की बातें सुन रही थी। सचमुच वह माँ जी को जान ही कहाँ पाई। पप्पू ठीक ही कहते थे। मुँह से माँ जी चाहे बकझक कर ले, पर मन तो उनका साफ पानी सा निर्मल है। इस बीमारी में उन्होंने उसका जितना ख्याल रखा, उसकी अपनी माँ भी शायद इस तरह न रख पाती। और फिर माँ जी सिर्फ उसी को तो नहीं बोलती, सिमर और बाबूजी भी माँ जी की टोका टाकी से कहाँ बच पाते हैं। यह तो माँ जी का स्वभाव ही है। वैसे इस उम्र में आकर औरतें अक्सर इस स्वभाव की हो ही जाती हैं। उसकी माँ भी तो कितना बोलती है, पर फर्क सिर्फ यह है कि वह माँ है और यह सास हैं। उनका कहा वह इस कान से सुनकर उस कान से निकाल देती थी और सासू माँ का कहा गांठ बांधकर रख लेती है। अभी तक उसने सिक्के के एक ही पहलू को देखा था। दूसरा पहलू तो अब देखने को मिला, जिसमें ममता और प्रेम भरा है। बहू उठी, मेज पर रखे भैया को लिखे खत को उठाया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। मायके जाने का विचार उसने छोड़ दिया। पप्पू के आने तक वह माँ जी के साथ ही रहेगी। माँ जी का दूसरा ममतापूर्ण और करुणामय रूप देखकर अब इस घर से जाने की इच्छा ही नहीं उसे। दोस्तों, यह कहानी अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।